हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा चैनल द एग्ज़ामपीडिया अ स्मार्टर वे ऑफ लर्निंग। आइए हम आधुनिक इतिहास के तीसरे सीरीज पे चर्चा करते हैं। हम चर्चा करने से पहले आपको यह बता दें कि अगर आपने आधुनिक इतिहास के पहले दो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे अवश्य देखिए, जिससे कि आपको तीसरा वीडियो और अच्छे से समझ में आए। आइए देखते हैं हम सबसे पहले नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। नमक सत्याग्रह 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक चला। गांधी जी ने अपने 78 समर्थकों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी के लिए प्रस्थान किया। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के पेरिस यात्रा से की। असम के लोगों ने सिलहट से नोआखली तक की यात्रा की। लाल कुर्ती दल के गफ्फार खान को फ़खे अफ़गान की उपाधि दी गई। इन्होंने पश्तो भाषा में पख्तून नामक एक पत्रिका निकाली, जो बाद में 10 रोज़ा नाम से प्रकाशित हुई। इसके अलावा हम देखते हैं गांधी इरविन समझौता, जो मार्च 1931 को हुआ। इसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। जनवरी 1931 को गांधी जी तथा कांग्रेस के अन्य सभी प्रमुख नेता बिना शर्त कारावास से रिहा कर दिए गए। 19 फरवरी 1931 को गांधी जी ने भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन से बातचीत की। 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। इस समझौते का प्रारूप हर्बर्ट इमर्सन ने तैयार किया था। इसके कुछ शर्तें थे, आइए देखते हैं वो कौन कौन सी शर्तें हैं। हिंसक अपराधियों के अतिरिक्त सभी राजनीतिक कैदी छोड़ दिए जाएंगे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि भाग लेंगे। ये समझौते की शर्तें थी। अगली शर्त थी, वायसराय ने गांधी जी की 2 मांग अस्वीकार कर दी। पुलिस जातियों की जांच कराई जाए तथा दूसरा, भगत सिंह तथा उनके साथियों की फांसी की सज़ा माफ़ कर दी जाए। कांग्रेस का कराची अधिवेशन। दिल्ली समझौते को स्वीकृति प्रदान करने के लिए कांग्रेस का अधिवेशन 29 मार्च 1931 को कराची में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। गांधी जी ने तीनों क्रांतिकारियों को बचाने की भरसक कोशिश की, लेकिन गांधी जी से भारतीय तीव्र नाराज थे, क्योंकि वे क्रांतिकारियों को बचा नहीं सके। गांधी जी को अपनी यात्रा के दौरान जनता के रोष का भी सामना करना पड़ा। उनके खिलाफ प्रदर्शन किए गए तथा उन्हें काले झंडे दिखाए गए। पंजाब नौजवान सभा ने भगत सिंह एवं उनके कामरेड साथियों को फांसी की सज़ा से न बचा पाने के लिए गांधी जी की तीव्र आलोचना की। अब हम गोलमेज सम्मेलन के बारे में जानते हैं। अक्सर गोलमेज सम्मेलन से प्रश्न पूछे जाते हैं कि यह कब से कब चला, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब चला, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब चला, या गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, आदि प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री रंजे मैकडोनाल्ड था गोलमेज सम्मेलन के समय। इसका आयोजन सेंट जेम्स पैलेस में हुआ। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 वायसराय लॉर्ड इरविन के काल में हुआ। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ। वायसराय उसमें लॉर्ड वेलिंगटन थे। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन, कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। अब हम भारत सरकार अधिनियम 1935 पर चर्चा करते हैं, इसकी विशेषताओं पे। इसमें एक अखिल भारतीय संघ व्यवस्था बनाने की बात कही गई। कार्यपालिका प्रांतीय स्वायत्तता, संघीय न्यायालय की स्थापना, केंद्रीय बैंक की स्थापना जो कि रिजर्व बैंक के नाम से जाना जाता है। अब हम देखते हैं प्रांतों में कांग्रेस का शासन। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारतीयों को प्रांतीय शासन प्रबंध का अधिकार मिल गया। जुलाई 1937 में कांग्रेस ने 6 प्रांतों में मुंबई, मद्रास, मध्य भारत, उड़ीसा, बिहार एवं संयुक्त प्रांतों में मंत्रिमंडल का गठन किया। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ होने पर तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने भारतीय विधानमंडल के सहमति के बिना ही
भारत को युद्ध में शामिल कर लिया तथा देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। कांग्रेस कार्यकारिणी के आदेश पर 15 नवंबर 1939 को प्रांतीय कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दे दिया। दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। हरिपुरा एवं त्रिपुरा अधिवेशन। वर्ष 1938 तक जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के कद्दावर प्रवक्ताओं के तौर पर उभर चुके थे। फरवरी 1938 में विट्ठल नगर हरिपुरा में सुभाष चंद्र बोस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस के अंतर्गत एक प्रस्ताव पारित किया गया कि ब्रिटेन को भारत को स्वतंत्र करने हेतु 6 माह का समय दिया जाना चाहिए, जिसके विफल होने पर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह किया जाएगा। गांधी जी इस बात से पूर्ण रूप से असहमत थे। यह खाई और चौड़ी तब हो गई जब सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया। इसका उद्देश्य औद्योगिकीकरण पर आधारित भारत के आर्थिक विकास के लिए व्यापक योजना का निर्माण करना था, जो कि गांधी जी के चरखा नीति के विरुद्ध था। अब हम त्रिपुरी संकट पर चर्चा करते हैं। यह त्रिपुरी संकट कांग्रेस के समय बहुत महत्वपूर्ण संकट की घड़ी थी। कांग्रेस के अनुसार वादी नेतृत्व के संयुक्त प्रतिरोध एवं सहयोग ने कांग्रेस के अधिवेशन 1939 में हाल ही में चुने गए कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस को हटाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। हालांकि बोस के विभिन्न कार्यों से प्रभावित होकर गांधी जी ने 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया। ज्ञातव्य हो, सरकार वल्लभ भाई पटेल ने गांधी जी द्वारा सुभाष को 2 राष्ट्राध्यक्ष बनाए जाने का विरोध किया, लेकिन गांधी जी ने पटेल की आपत्ति खारिज कर दिया। दरअसल वर्ष 1938 तक कांग्रेस के चुनाव एक मत से राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता था। गांधी जी ने कांग्रेस में पदार्पण के पश्चात प्रथम बार गांधी जी के सत्ता को चुनौती दी थी। 1939 का चुनाव दक्षिणपंथ और गरम दल के मध्य सीधा युद्ध था। यह गांधी बनाम सुभाष नामक नवीन दिशा का श्री गणेश भी था। पूरा वामपंथ चुनाव पट्टाभी सीतारमैया के विरोध में सुभाष के साथ था। मौलाना आज़ाद द्वारा अपना नाम वापस लेने पर गांधी जी ने सीतारमैया को ही अपना प्रत्याशी घोषित किया। 29 जनवरी 1939 को सुभाष चंद्र बोस 1377 के मुकाबले 1580 मतों से चुने गए। चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु हुए। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ के मौके पर गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा। महात्मा गांधी से मतभेद होने पर मार्च 1939 में कांग्रेस के भीतर फॉरवर्ड ब्लॉक के निर्माण की घोषणा की। 11 अगस्त 1939 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने सुभाष बोस को बंगाल प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष पद से हटा दिया तथा उन्हें 3 वर्ष तक कांग्रेस में किसी भी पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। पाकिस्तान प्रस्ताव लाहौर। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ। इस अधिवेशन में प्रसिद्ध पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया और इस अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की। मुसलमानों के लिए पृथक राज्य के विचार का प्रवर्तक कवि एवं राजनीतिक चिंतक इकबाल को माना जाता है। मुसलमानों के लिए पृथक राज्य का नाम पाकिस्तान हो, यह विचार 1933 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के विद्यार्थी रहमत अली का था। अगस्त प्रस्ताव। 8 अगस्त 1940 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनथगो ने अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की। इस प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना था। मुस्लिम लीग ने प्रस्तावों को आंशिक तौर पर स्वीकार किया, लेकिन कांग्रेस ने पूर्णतया इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। व्यक्तिगत सत्याग्रह। गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन के पहले सत्याग्रह विनोबा भावे थे। इन्होंने पवनार में सत्याग्रह शुरू किया। दूसरे सत्याग्रह जवाहरलाल नेहरू थे। अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि
पहले सत्याग्रही कौन थे या दूसरे सत्याग्रही कौन थे? इस आयोजन को दिल्ली चलो आयोजन भी कहा गया। इस सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के उस दावे को खोखला साबित करना था कि भारत की जनता द्वितीय विश्व युद्ध में सरकार के साथ है। इसी समय गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। क्रिप्स प्रस्ताव भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से ब्रिटिश पीएम चर्चिल, ब्रिटिश संसद सदस्य तथा मजदूर नेता सर स्टैनफोर्ड क्लिप्स के नेतृत्व में मार्च 1942 में एक मिशन भारत भेजा। इस मिशन का उद्देश्य युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्रदान करने हेतु उन्हें फुसलाना था। क्रिप्स मिशन भेजने के कारण जहां एक और दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटेन को करारी हार का सामना करना पड़ा, वहीं दूसरी ओर भारत पर जापान के आक्रमण का भय दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। भारतीयों ने इस शर्त पर मित्र राष्ट्रों को समर्थन देना स्वीकार कर लिया था कि भारत को ठोस उत्तरदायी शासन का त्वरित हस्तांतरण कर दिया जाए तथा युद्ध के बाद भारत को पूर्ण आज़ादी देने पर विचार किया जाए। भारत छोड़ो आंदोलन। यह 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की ऐतिहासिक बैठक ग्वालियर टैंक में हुई। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई। इस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। अक्सर पूछा जाता है कि करो या मरो का नारा किसने दिया या गांधी जी ने कौन से आंदोलन में दिया। तमाम प्रकार के प्रश्न। ऑपरेशन जीरो आवर बहुत महत्वपूर्ण है। इसके तहत कांग्रेस के सभी महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे। जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली जैसे नेताओं ने भूमिगत रहकर इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। उषा मेहता ने बम्बई में भूमिगत रेडियो स्टेशन की स्थापना की। इसके बाद कई जगह समानांतर सरकारें बनी। आइए देखते हैं। बलिया में चीतू पांडे के नेतृत्व में, सतारा में बनी व तामलुक में। अब हम चर्चा करेंगे आज़ाद हिंद फौज। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम मोहन सिंह के मन में आया। आज़ाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति मोहन सिंह थे। आज़ाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय रास बिहारी बोस को दिया जाता है। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में अस्थायी सरकार का गठन किया और सिंगापुर में ही बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया। आज़ाद हिंद फौज के सिपाही सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहते थे और बोस ने अपने अनुयायियों को जय हिंद का नारा दिया। आज़ाद हिंद फौज में 3 ब्रिगेड थी। पहली ब्रिगेड सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड। महिलाओं के ब्रिगेड का नाम लक्ष्मीबाई था। पहली बार सुभाष चंद्र बोस ने ही गांधी जी के लिए राष्ट्रपिता का प्रयोग किया था। साथ ही सैनिकों को तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया। आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमा सरकार द्वारा सैनिकों पर मुकदमा चलाने के निर्णय से कांग्रेस ने सैनिकों के बचाव हेतु आज़ाद हिंद फौज बचाओ समिति का गठन किया। सैनिकों को आर्थिक सहायता देने के लिए तथा उनके रोजगार की व्यवस्था करने हेतु आज़ाद हिंद फौज राहत तथा जांच समिति भी बनाई गई। बचाव पक्ष में भूला भाई देसाई और तेज बहादुर सप्रू के साथ नेहरू भी थे। काटजू एवं आसफ अली उनके सहायक थे। अब हम जानते हैं कैबिनेट मिशन। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने 3 सदस्यीय दल भेजने की घोषणा की। इस दल के सदस्य थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर तथा स्टैफोर्ड क्रिप्स। गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने इस योजना को स्वीकार किया। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस मनाने का निर्णय लिया। स्वतंत्रता एवं विभाजन। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि अंग्रेज सरकार 30 जून 1948 तक भारतवासियों को सत्ता सौंप देगी तथा दूसरी घोषणा लॉर्ड वेवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का नया वायसराय नियुक्त किया। 3 जून को माउंटबेटन
भारत के विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरण की योजना प्रस्तुत की, जिसे 3 जून की योजना के नाम से भी जाना जाता है। अक्सर प्रश्न में पूछा जाता है कि 3 जून की योजना क्या थी। स्वतंत्रता विधेयक को 4 जुलाई 1947 को प्रस्तुत किया गया, जिसे 18 जुलाई 1947 को स्वीकृति मिली। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन व पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मोहम्मद जिन्ना बने। माउंटबेटन ने महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा। अब हम सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए हम देखते हैं सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। सबसे पहले यह बताते हैं कि सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती 23 जनवरी 2021 को मनाई गई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रसिद्ध नारे हैं कुछ, उनके बारे में हम बता देते हैं, जिनमें पहला नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जय हिंद, दिल्ली चलो आदि। सुभाष चंद्र बोस जी के पारिवारिक इतिहास के बारे में बता देते हैं। पहला है, इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ। माता प्रभावती दत्त बोस और पिता जानकीनाथ बोस। ये सुभाष चंद्र बोस स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण जी से काफ़ी प्रभावित किए। इन्होंने 1920 में सिविल सेवा की परीक्षा भी पास की, लेकिन अप्रैल 1921 में भारत में राष्ट्रवादी उथल पुथल की सुनवाई के बाद उन्होंने अपनी उम्मीदवारी से इस्तीफा दे दिया और भारत वापस आ गए। असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने बोस को चित्तरंजन दास के साथ काम करने की सलाह दी, जो आगे चलकर उनके राजनीतिक गुरु बने। उन्होंने स्वराज अखबार की भी शुरुआत की। सन 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस जी को चुना गया। बोस का संकल्प 1939 में आया, जब उन्होंने पुनर्मिलन के लिए गांधीवादी प्रतिद्वंदी को हराया और गांधी जी के समर्थन की कमी के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक भारत में एक वामपंथी राष्ट्रवादी राजनीतिक दल था। फॉरवर्ड ब्लॉक का मुख्य उद्देश्य कांग्रेस पार्टी के सभी कट्टरपंथी तत्वों को लाना था, ताकि वह समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के पालन के साथ भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के अर्थ का प्रसार कर सकें। सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आज़ादी के लिए संघर्ष में एक महत्वपूर्ण विकास आज़ाद हिंद फौज का गठन और कार्यकलाप था, जिसे भारतीय राष्ट्रीय सेना या INA के रूप में जाना जाता है। जनरल मोहन सिंह, जो ब्रिटिश भारतीय सेना में एक अधिकारी थे, उन्होंने सेना को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी बीच सुभाष चंद्र बोस 1941 में भारत से भागकर जर्मनी चले गए और भारत की स्वतंत्रता के लिए काम करने लगे। 1943 में भारतीय स्वतंत्रता लीग का नेतृत्व करने के लिए सिंगापुर आए और भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज का पुनर्निर्माण करके इसे भारत की स्वतंत्रता के लिए एक प्रभावी साधन बनाया। सुभाष चंद्र बोस अब नेताजी के रूप में लोकप्रिय थे। 21 अक्टूबर 1943 को उन्होंने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत आज़ाद हिंद की अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की। नेताजी अंडमान गए, जिस पर जापानियों का कब्जा था, और वहां उन्होंने भारत का झंडा फहराया था। भारतीय महिलाओं ने भी भारत की स्वतंत्रता के लिए गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आज़ाद हिंद फौज में एक महिला रेजिमेंट का गठन किया, जिसकी कमान कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन के हाथों में थे। इसे रानी झांसी रेजिमेंट कहा जाता था। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो इसके बारे में हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया है, वहां से जाकर इसे प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।